वेलकम बैक स्टूडेंट मिस्टर सिरसा चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड का एक पेपर जो साइंस और मैथ स्टूडेंटों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की अवधारणा एवं प्रकृति, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। इसको विस्तृत क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट हम करने जा रहे हैं कि विज्ञान से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। आधुनिक जीवन में विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइंस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ साइंस इन प्रेजेंट डे लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोला है विज्ञान क्या है, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। What is science? Explain its meaning on the basis of different definitions. Discuss the nature of science. Explain the utility of teachings of science in daily life. ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस को कई तरीके से घुमा करके बोला है, जैसे विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए, इसके स्वरूप एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, आंसर पे आते हैं। विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। व्यापक अर्थ में किसी भी विषय ज्ञान, वस्तु ज्ञान या व्यक्ति व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। हम बचपन में छोटे क्लासेस में पढ़ते आते थे कि विविध प्रकार की ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं। तो वहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, पहले लोग विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित के ज्ञान को सम्मिलित मानते थे। अब सामाजिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान आदि को भी विज्ञान की संज्ञा देने लगे हैं। ठीक है, वस्तुतः विज्ञान शब्द, जो विज्ञान शब्द है, वी प्लस में ज्ञान से बना है, जिसका अर्थ एक विषय प्रकार का ज्ञान है। ठीक है, ये एक तरीके का नॉलेज है। पुरस्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट मतलब डिफरेंट टाइप के ज्ञान को भी हम विज्ञान कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्कायर, जिसका मतलब होता है टू नो से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, तो इसका अर्थ से हुआ है, आप देख सकते हो साइंस का, और इसका मतलब होता है कि टू नो, और टू नो मतलब जानने की जिज्ञासा जो होती है उसे हम साइंस कहते हैं, जिसका अर्थ है जानना। लेकिन साइंस शब्द है विज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। जो साइंस शब्द है वो कहाँ आता है, साइंस विज्ञान में ही आता है, विज्ञान के अर्थ में ही आता है। इस प्रकार विज्ञान शब्द का अर्थ उन ज्ञान से है जो बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाएं और शब्दों के माध्यम से दूसरों तक प्रेषित किया जाए, अर्थात विज्ञान शब्द का अर्थ सार रूप से ज्ञान से है। ठीक है, विज्ञान को हम ज्ञान से इंडिकेट करते हैं या फिर ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। परिभाषाएं तो हमने इंट्रो देख लिया, अब यहाँ पे देखेंगे परिभाषा, डेफिनेशन। बहुत सारे परिभाषाएं हैं, अलग अलग ज्ञाताओं के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भिन्न भिन्न विद्वानों ने विज्ञान शब्द को परिभाषित करने के लिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का सहारा लिया। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं ना, अलग अलग लोगों का सोच समझ अलग होता है, तो इस बिहाफ पे अपने अपने उन्होंने डेफिनेशन दिए। कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो हैं हम यहाँ पे देखेंगे निम्न प्रकार से हैं। पहला है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। तो ये इन्होंने किसके अकॉर्डिंग है, ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार। इसे याद रखेंगे, छोटा सा डेफिनेशन है, आप इसको बिल्कुल तैयार रख सकते हैं और एग्जाम में अगर आप हूबहू ऐसे लिखते हैं आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन है सामान्य अर्थ में देखेंगे कि ज्ञान का क्रमबद्ध रूप विज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्रमबद्ध का आप कह सकते हैं कि सीरीज वाइज जो ज्ञान है वो एक के बाद एक, जैसे हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं फिर उससे वर्ड मीनिंग बनते हैं, ठीक इसी तरह
सामान्य अर्थ जो है ज्ञान का क्रमबद्ध रूप। विज्ञान है, सीरीज वाइज स्टडी जो हम किसी चीज़ के बारे में करते हैं तो विज्ञान का ही एक रूप है। सामान्य ज्ञान का संगठित रूप विज्ञान है। सामान्य ज्ञान का जो संगठित रूप है वो भी क्या है? विज्ञान है। ठीक है। अब देखेंगे थर्ड नंबर पे आइंस्टाइन ने क्या कहा था। आइंस्टाइन जो कि आपको पता है कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बोला था, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्वक विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। तर्कपूर्वक ना टेक्निकल तरीके से किसी भी मेथड या किसी भी ज्ञान को अगर हम बताते हैं या समझाते हैं, दैट इज द विज्ञान। ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे W.C. डेम्पियर के अनुसार विज्ञान जो है, यहाँ पे देखेंगे हम कि W.C. डेम्पियर के शब्दों के अनुसार विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान है और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। ठीक है। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित का मतलब सिस्टम वाइज सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के मतलब जो चीज़ें होती हैं, मान्यताएं होती है, उसके बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है, टेक्निकल स्टडी है जिसमें ये विभिन्न विषय व्यक्त होते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे वुडबर्न एंड ओबर्न के अनुसार विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है। अब यहाँ पे देखो विज्ञान का एक नया डेफिनेशन है कि मानवीय मतलब ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में बोल रहे हैं। विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की और उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हों पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करें। ठीक है। ये एक और डेफिनेशन है। अब यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर से को लेकर के विज्ञान को डिफाइन किया गया है। तो इन 5 में से कोई 2 भी लिख देते हैं आप अगर एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चंस के लिए। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विज्ञान अनुभवों पर आधारित निरीक्षणों की एक श्रृंखला है। विज्ञान जो है एक अनुभवों पर आधारित, अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस, जैसे जैसे होता है कि एक्सपीरियंस आता जा रहा है तो उसको हम विज्ञान में अच्छा मानते हैं। ठीक है। आधारित निरीक्षणों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है जो कि प्रत्ययों एवं सिद्धांतों के निर्माण करने का कार्य करती हैं। विज्ञान ज्ञान की एक शाखा भी है और ज्ञान को प्राप्त करने तथा उसे सुधारने की एक प्रक्रिया भी है। ठीक है। अब यह तो हमारा हुआ कि व्हाट इज द साइंस। अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। मनुष्य सदा से सृष्टि के पीछे छिपे सत्य की खोज में रहा है। मनुष्य जो है हमेशा एक्साइटेड रहता है, क्यूरियस रहता है कि सन कैसे बना, अर्थ कैसे बना, अर्थ पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। ये क्या ही एक तरीके की जिज्ञासा है। तो मनुष्य जो है सदा एंशिएंट चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। उसे प्रकृति की बनावट, उसकी कार्यशैली तथा उसके मूल सिद्धांतों को जानने की तीव्र इच्छा रहती है। बहुत जल्दी रहता है कोई भी चीज़ को समझना या समझाना कि हम कैसे बने या क्या चीज़ें हुई, इन सब के बारे में। प्रकृति के कार्य के नियमों को समझे बिना प्रकृति की शक्तियों को अपने सुख के लिए प्रयोग में लाना असंभव था। अब कह रहा है प्रकृति के कार्य के नियमों, जो हमारे नेचर का रूल्स है, डिसास्टर हो गया या रेनी डेज, समर, ये सब नेचर का रूल्स हैं, को समझे बिना प्रकृति की शक्तियों को अपने सुख के लिए प्रयोग में लाना असंभव है। अगर हम कब विंटर आ रहा है, कब समर आ रहा है, अगर हम इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे या नहीं जानकारी लगाएंगे कितने दिनों बाद ठंडी आएगा, तो हम उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते और फिर हमें अपनी चीज़ों को अपने मौसम के अकॉर्डिंग हम नहीं लाभ उठा सकते। तो हमें पहले प्रकृति को स्टडी करना पड़ता है। मनुष्य की आकांक्षाओं तथा प्रकृति की कार्य दशाओं में समन्वय आवश्यक था। दूसरी ओर यह खतरा भी था कि प्रकृति के नियम हैं
प्रकृति के नियम के प्रतिकूल कार्य करने में कहीं संपूर्ण जीवन की नष्ट ना हो जाए, पूरा जो हमारा लाइफ है वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जैसे मान लो कि आजकल न्यूक्लियर बम वगैरह बन रहे हैं, आजकल क्या मतलब बहुत पहले से बन रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी डर बना होता है कि कभी हो सके कि उसका मिस यूज हुआ, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ और कितने लोग मारे गए, ये तो आपको पता ही है। तो क्या कह रहा है कि प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने में कहीं संपूर्ण जीवन ही नष्ट ना हो जाए, एक तरीके का ये भी पॉसिबिलिटी होता है। परंतु संसार के भौतिक नियमों का भेद उसकी यथार्थता तथा उसकी प्रणाली, यथार्थता तथा उसकी प्रणाली, कार्य प्रणाली की सदा शाश्वत चुनौती मतलब एक एविडेंटियल चैलेंजेज होता है, चुनौती का विषय रहा है। उच्च वैज्ञानिक जैसे आइंस्टाइन भी जो है अपने जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम के बाद जब खोजा गया, ये आप देखोगे एक मूवी आई थी, उसमें ये बोला गया था कि जिन्होंने भी न्यूक्लियर बम को इन्वेंट किया था, उन्होंने बोला कि ये दुनिया को डिसास्टर या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो एक तरीके का डर भी बना रहता है। यही अनुभव करते हैं कि विस्तृत रेतीले मैदान में से कुछ ही पत्थर के टुकड़े उठा पाया हूँ। उनका ये कहना है कि जैसे हमने जो भी चीज़ या जो भी रिसर्च करके हमने इन्वेंट किया या डिस्कवर किया, वो एक समुद्र में या एक रेतीले मैदान में से कुछ ही पत्थर खोजेगा। इसका मतलब कि अभी बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करना, डिस्कवर करना बचा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन का प्रकृति, नेचर। अब इसके बारे में आगे हम चलेंगे और देखेंगे। प्रत्येक विषय की अपनी अलग ही प्रकृति होती है। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग नेचर होता है। किन्हीं भी दो विषयों की तुलना हम उनकी प्रकृति के आधार पर ही कर सकते हैं। ठीक है, विज्ञान विषय की प्रकृति को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रथम में हम देखेंगे कि क्या है। प्रथम में विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य होता है। आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन की दिशा में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, जब यह मान लिया गया कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण अब उसकी अनुभव सिद्धता है, केवल निगमनात्मक तर्क। जब बहुत दिनों तक यह तय नहीं हो पाया कि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण मतलब एक्सेलरेशन कितना होता है, तब गैलीलियो, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, को यह सूझ आई कि इस बहस के निर्णय के लिए पीसा में स्थित मीनार, जिसको हम कहते हैं लीनिंग टावर, थोड़ा सा हल्का झुका हुआ है वो टावर, आपको याद होगा, से वस्तुओं को गिराकर देखा जाए। तब गैलीलियो का यह प्रयोग न केवल उसके विषय के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि अनुसंधान प्रणाली में प्रचंड गति का अग्रदूत सिद्ध हुआ। आज यह प्रणाली न केवल प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपनाई जाती है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी अपनाई जा रही है। द्वितीय में देखेंगे, विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयत्न करता है। सुदृष्टि से बहुत से तथ्य बहुत जटिल हैं, इसीलिए यदि उसका विश्लेषण करके उसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और फिर समझा जाए तो समझना आसान हो जाता है। उदाहरणता हम देखेंगे, उदाहरणता कि चुंबकीय आकर्षण किसी पर निर्भर है। चुंबकीय आकर्षण मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या वह आकर्षित करने वाले चुंबक के ध्रुव की शक्ति पर निर्भर है, क्या आकर्षित चुंबक के ध्रुव की शक्ति पर निर्भर है,
तथा क्या दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर है। यदि, तब हम ऐसी स्थिति में किन्हीं दो प्रश्नों को स्थिर रखकर तीसरे प्रायोगिक निश्चय करते हैं, अर्थात पहले और दूसरे को स्थिर रखकर तीसरे का, दूसरे और तीसरे को स्थिर रखकर पहले का, तथा तीसरे और पहले को स्थिर रख करके दूसरे का आदि का कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारा द्वितीय। तृतीय में देखेंगे कि वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो साइंटिस्ट सोचते हैं, जो उनकी इमेजिनेशन होती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जब कभी हम दो तथ्यों को सदा एक साथ घटित होते हुए देखते हैं तो हम तुरंत उसके बीच किसी संबंध की कल्पना कर लेते हैं। फिर इस कल्पना के आधार पर नए तथ्यों की खोज की जाती है। मानव मस्तिष्क उस समय तक कोई निश्चित धारणा नहीं बनाता है जब तक कि उसे सारे आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते। ठीक है, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वह तुरंत तथ्यों के संबंध की परिकल्पना करना आरंभ कर देता है। जैसे उसकी कोई तथ्य मिल गया, कोई प्रूफ मिल गया, और जो उसकी इमेजिनेशन है अगर उससे मैच खाता है तो फिर वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देते हैं। इस परिकल्पना से ही आगे के अवलोकन का मार्ग निर्धारित होता है। परिकल्पना हमें संबंधित तथ्यों तथा दीर्घ दर्शन कराती हैं, लेकिन परिकल्पनाएं संभवतः बदलती रहती हैं। जो हमारी इमेजिनेशन है वो बदलता रहता है। ठीक है, पहले कुछ कहा जाता था और अब कुछ कहा जाता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि पहले ये बोला जाता था कि सन जो है वो हमारे अर्थ का चक्कर लगा रहा है। फिर बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और फिर बताया कि नहीं, सन जो है वो सेंटर पे है, सोलर फैमिली का हेड है और सारे प्लैनेट्स जो है उसके चारों तरफ राउंडिंग करते हैं। तो ये हमारी समय समय के साथ परिकल्पनाएं चेंज हो गई। जब तक एक परिकल्पना सही मालूम होती है तब तक वह दिग्दर्शन करती है, और यदि वह गलत सिद्ध होती है तो दूसरी परिकल्पनाएं हमारा दिग्दर्शन करती है। जैसे एक अगर इनकरेक्ट हुआ तो दूसरा करेक्ट होता है। मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी, जिसकी सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उसको हम पहले आगे रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लें कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कई सारे लोगों ने दिए पीरियोडिक टेबल के मॉडल, बट आज जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को माना जाता है। उससे पहले मेंडलीफ वगैरह और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को दिया, बट उनको करेक्ट ना मान के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अगर पहली चीज़ गलत हुई है तो दूसरी जो आई परिकल्पनाएं, जो इमेजिनेशन आया, उसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसको सही मान करके उसी से हम मार्गदर्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, चतुर्थ में देखेंगे हम यहाँ पे कि वैज्ञानिक विचारण पक्षपात रहित होते हैं। जो विचारण होते हैं, जो इमेजिनेशन होता है या जो थिंकिंग होती है वो पक्षपात रहित होते हैं। पक्षपात रहित का मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई सही सोच रहा है तो उसको हम किसी और वजह से हम उनको इग्नोर करें, या अगर कुछ गलत है तो हम उसे सही ठहराएं किसी और वजह से। ये हमारा क्या है, निरपक्ष होता है। ये जो भी विचारधारा है सबको बराबर वैल्यू दिए जाते हैं। वैज्ञानिक विचार किसी व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर निर्भर नहीं हैं और ना ही उनमें किसी व्यक्ति की भावनाओं का कोई स्थान है। वैज्ञानिक केवल सत्य की खोज में रहता है। पक्षतापूर्ण तर्क तथा भावनात्मक आसक्ति उसे ग्राह्य नहीं होती। सत्य ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। पंचम में देखेंगे कि विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापकों, ऑब्जेक्टिव टूल्स पर निर्भर रहता है। जिस व्यक्तियों को वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण नहीं मिलता है वे प्रायः अटकलन से तथा व्यक्तिगत अंदाज से मूल्यांकन करते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जो वैज्ञानिक टेक्निकल तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं,
उनका मूल्यांकन तथ्यों के, प्रमाणों के, माप तौल या अन्य किन्हीं परीक्षाओं पर आधारित होता है। ठीक है, इसलिए विज्ञान की प्रगति अच्छे मापकों पर निर्भर रहती है। जितना उन मापकों यंत्रों का शोधन होता है और जितनी उनमें सूक्ष्मता आती है, उतना ही अधिक वे नई नई बातों को हमारे ज्ञान में लाएंगे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कैसे कैटेगराइज किया गया है साइंस को। ठीक है, पंचम के बाद षष्ठम है विज्ञान परिमाणवाची निष्कर्षों की खोज में रहता है। वैज्ञानिक केवल इतना जान लेने से ही संतुष्ट नहीं होते कि चुंबक की आकर्षण शक्ति दूसरे के अनुसार कम हो जाती है, बल्कि वह यह भी जानना चाहते हैं कि इस आकर्षण शक्ति का प्रभाव कितनी दूर तक कितना रहता है, अर्थात क्या वह 1 डिस्टेंस स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या क्रमानुपाती होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए विज्ञान में तथ्यों के माप के लिए जाते हैं। इसीलिए हम जो मैथ हो गया या साइंस हो गया ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर तथ्यों के बीच संबंध निश्चित किए जाते हैं। उपरोक्त विवेचना को संक्षिप्त में इस प्रकार भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट में हम इसको देखेंगे। विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं तथा उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं। विज्ञान में संख्याओं, नंबर्स, स्थान, स्पेस, मापन, मेजरमेंट आदि का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में वातावरण से संबंधित वस्तुओं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के पारस्परिक संबंध, इंटरनल रिलेशनशिप्स का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अंकात्मक व गुणात्मक क्वालिटेटिव निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान संपूर्ण मानव संसार में एक समान यूनिवर्सल होता है, अतः हम अपने वैज्ञानिक परिणामों का सत्यापन कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में सूक्ष्म प्रत्ययों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग हम गणित तथा अन्य विषयों में भी कर सकते हैं। 8वें पॉइंट पे है कि वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य में सौंदर्य या अनुभूति की भावना तथा स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। स्वस्थ दृष्टिकोण मतलब क्लियर विजिबिलिटी। ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया को करने का हमारा एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित, सिस्टमैटिक एंड वेल प्लान्ड तरीका होता है, जिससे हमारा ज्ञान और अधिक स्पष्ट हो जाता है तथा उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। विज्ञान हमारी समस्या का स्पष्ट हल निकालता है। 11 पॉइंट्स पे देखेंगे। विज्ञान की भाषा उपयुक्त एवं स्पष्ट होती है। वैज्ञानिक निष्कर्षों से सामान्यीकरण, जनरलाइजेशंस की प्राप्त संभावनाएं रहती हैं। विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तथा आत्मविश्वास से भरा होता है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में स्कॉटिश दार्शनिक हैमिल्टन ने लिखा है कि द स्टडी ऑफ साइंस इज सो easy that it afford no real mental disciplines। ये हमारा पार्ट 1 है। आप इसको 2 बार 3 बार सुने और क्लियर तरीके से एग्ज़ाम में लिखें। ठीक है, आप मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उन स्टूडेंटों को जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।